मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की टीम इंडिया में जगह खतरे में है। बीसीसीआई ने सचिन को साफ कर दिया है कि 200वां टेस्ट खेलने के बाद उनके करियर पर फैसला लिया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी खबर के मुताबिक मुख्य चयनकर्ता संदीप पाटिल ने सचिन से इस बारे में बात की है। सूत्रों के मुताबिक पाटिल ने कहा है कि 200वें टेस्ट के बाद उन्हें टीम में रखने का फैसला उनकी फॉर्म के आधार पर होगा। सूत्रों के मुताबिक संदीप पाटिल ने साफ किया है कि वो टीम में युवाओं को लाना चाहते हैं और उन्हें मौका मिलना चाहिए। ऐसे में अगर सचिन का फॉर्म खराब हुआ तो वेस्टइंडीज के साथ होने वाली सीरीज उनकी आखिरी सीरीज हो सकती है। एक सिलेक्टर के मुताबिक इस पूरे मसले पर सचिन से बात कर संदीप पाटिल ने पूरी स्थिति समझाई है और उन्हें अगले 1 साल का प्लान भी बताया है। सचिन को बताया गया है कि कैसे युवा खिलाड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चयनकर्ताओं ने यह भी साफ किया कि वो सचिन की क्षमताओं पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन वो देश में क्रिकेट का भविष्य देखना चाहते हैं। साफ है कि वेस्टइंडीज के साथ होने वाली सीरीज सचिन की आखिरी सीरीज हो सकती है। हम आपको बता दें कि जब पिछली बार पाटिल ने सचिन से बात की थी तो उन्होंने वनडे से संन्यास ले लिया था। आपको बता दें कि 40 साल के सचिन अब तक 198 टेस्ट खेल चुके हैं। हालांकि बीते कुछ दिनों से उनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही। पिछले 12 टेस्ट में उन्होंने सिर्फ 2 अर्धशतक लगाए हैं। बप्पा की विदाई। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आज गणपति बप्पा को विदाई दी जाएगी। 10 दिनों तक धूमधाम के साथ पूजा के बाद आज गणपति का विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन के दौरान मुंबई के अलग अलग इलाकों से भक्त अपने गणपति को लेकर जुहू या गिरगांव चौपाटी की ओर बढ़ेंगे। इस दौरान सड़कों पर हजारों की भीड़ मौजूद रहेगी। बड़े बड़े पंडालों से लेकर अपने अपने घरों से भगवान गणेश की मूर्ति लेकर लोग निकलेंगे। मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक रूट में बदलाव किए हैं ताकि घर से काम पर निकले लोगों को दिक्कत न हो। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गणपति विसर्जन के दौरान कोई अनहोनी न हो, इसके लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बल अलर्ट पर है। मुंबई में सुरक्षा के लिए आरपीएफ, सीआरपीएफ, आरएएफ, क्यूआरटी और बीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही 18 पैरामिलिट्री फोर्स को भी सुरक्षा में लगाया गया है। इनके अलावा 25,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। अहम जगहों पर बम निरोधक दस्ते भी मौजूद रहेंगे। विसर्जन वाली जगहों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। भटकल का बदला ले सकते हैं आतंकी। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासिन भटकल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को आशंका है कि आतंकी भीड़ का फायदा उठा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन भटकल की गिरफ्तारी का बदला ले सकता है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटील ने पुख्ता सुरक्षा इंतजाम का दावा किया है। नागरिकांनी सुद्धा चांगल्या पद्धतीचं सहकार्य करावं। आम्ही सगळं पोलीस बल वापरतोय, पण केंद्र सरकारकडून सुद्धा आम्हाला 14 बटालियन्स मिळालेले आहेत, कंपन्या मिळालेल्या आहेत आणि त्याही कार्यरत आहेत। लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश। गणपति विसर्जन के दौरान मुंबई पुलिस लोगों को नकली बम दिखाकर जागरूक करने की कोशिश कर रही है। मुंबई पुलिस ने गिरगांव चौपाटी पर नकली टेडी बियर बम और नकली लंच बॉक्स बम लगाए हैं ताकि इन्हें देखकर लोग समझ सकें कि आतंकी किस तरह से हमला कर सकते हैं। गिरगांव चौपाटी को लेकर खुफिया एजेंसियों ने भी आगाह किया है। यहाँ पर 23 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर किसी की गतिविधि पर नजर रखी जा सके। नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी आसाराम की जमानत पर राजस्थान हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। 16 सितंबर को हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई 2 दिन के लिए टाल दी थी। मशहूर वकील राम जेठमलानी आसाराम की जमानत पर हाईकोर्ट में बहस करेंगे। साथ ही सरकारी वकील भी अपना पक्ष रखेंगे। आसाराम फिलहाल 30 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल में है। निचली अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया। IBN7 की खबर का असर हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने खानदान को अवैध तरीके से पत्थर की खान देने के मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। जयपुर कोर्ट ने इस मामले में अशोक गहलोत की भूमिका की जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने जयपुर पुलिस को मुख्यमंत्री समेत 13 लोगों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं और 15 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट में दाखिल अर्जी में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने रिश्तेदारों को खाने देने के लिए पद का दुरुपयोग किया और विवेकाधीन कोटे का गलत इस्तेमाल किया। IBN7 ने इसी साल 5 मार्च को खबर दिखाई थी कि जोधपुर के बड़ा कुटेचा इलाके में खनन नीति और नियमों को दरकिनार कर गहलोत के 16 रिश्तेदारों को सैंडस्टोन के खाने आवंटित की गई। राजस्थान सरकार के खाद्य और ग्रामोद्योग मंत्री बाबूलाल नागर के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज किया गया है। जयपुर की एक स्थानीय अदालत के आदेश के बाद यह मामला दर्ज किया गया। नागर पर आरोप है कि 11 सितंबर को उन्होंने एक महिला को नौकरी देने के नाम पर सरकारी आवास पर बुलाया और बलात्कार किया। मंत्री के खिलाफ धारा 376 और 323 में केस दर्ज हुआ है। नागर ने यह स्वीकार तो किया कि उन्होंने महिला को बुलाया था, लेकिन उन्होंने बताया कि महिला किसी सिफारिश के सिलसिले में मिलने आई थी। विपक्ष ने नागर का इस्तीफा मांगा है।
दिल्ली के कालकाजी इलाके में एनआरआई युवक अनमोल सरन की हत्या के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से उसके 4 दोस्त हैं, जबकि 2 सोसाइटी के गार्ड हैं। पुलिस ने अनमोल के दोस्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। कोर्ट ने अनमोल के 2 दोस्तों को और 2 गार्ड को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक अनमोल की मौत की वजह से अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि अनमोल की मौत हुई कैसे। किसी नतीजों पर पहुंचने से पहले फिलहाल पुलिस यहां पे सीएफएसएल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस ने दोनों गार्ड पर हत्या की धारा लगाई है। 13 सितंबर को अनमोल का शव संदिग्ध हालत में मिला था। उसके शरीर पर चोट के निशान भी मिले। अनमोल हत्या मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी गलती मानी है और कबूल किया है कि गार्ड पर गलती से हत्या की धारा लगाई गई। पुलिस के मुताबिक दोस्तों के साथ पार्टी के दौरान अनमोल नशे में बेकाबू हो गया और टीवी तोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों ने अनमोल को घर के बाहर निकाल दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक घर से बाहर निकाले जाने के बाद अनमोल सोसाइटी में हंगामा करने लगा। जब गार्ड्स ने उसे रोका तो उसने गार्ड को थप्पड़ मारा। पुलिस के मुताबिक थप्पड़ खाने से नाराज गार्ड ने अनमोल की लाठी से पिटाई की और उसे सोसाइटी के गेट से बाहर कर दिया। पुलिस के मुताबिक इसके बाद अनमोल ने अपना सिर लोहे के गेट पर दे मारा और फिर वो गिर पड़ा। बाद में पुलिस उसे अपनी वैन में बिठाकर अस्पताल ले गई। अनमोल के घरवालों का आरोप है कि पुलिस अनमोल के दोस्तों को बचा रही है। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। राहुल गांधी ने राजस्थान के बारां में किसानों की एक जनसभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि हम बोलते नहीं, करके दिखाते हैं। राहुल गांधी ने विपक्ष पर केंद्र की कार्यकारिणी योजनाओं में अड़ंगा डालने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी ने खाद्य सुरक्षा कानून, रोजगार गारंटी योजना और भूमि अधिग्रहण कानून का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार गरीब और किसानों की बेहतरी के लिए कई कदम उठा रही है। एक बार फिर प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों में प्याज की कीमत 80 रुपए किलो पहुंच गई है। चंडीगढ़ में प्याज 70 रुपए, पटना में 65 रुपए और जयपुर में 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आशंका जताई जा रही है कि प्याज की कीमत 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है। प्याज की सबसे बड़ी मंडी कहे जाने वाले नासिक में प्याज की फसल बर्बाद होने की वजह से दाम बढ़े हैं। फिलहाल प्याज कर्नाटक के हुबली से मंगाया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि कम आपूर्ति और प्याज की जमाखोरी के कारण दाम आसमान छू रहे हैं। डीजल महंगा होने की वजह से माल भाड़ा भी यहां पे बढ़ गया है। इस बीच कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि जब प्याज महंगा होता है तो सब हल्ला करते हैं, लेकिन जब कीमत गिरती है तो किसानों के बारे में कोई नहीं सोचता। पंजाब के पूर्व डीजीपी शशिकांत ने आरोप लगाया कि सूबे के नेता ड्रग्स के धंधे में शामिल हैं। शशिकांत का आरोप है कि नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए ड्रग्स का धंधा करते हैं। शशिकांत ने यह बयान पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दिया। उनके मुताबिक अकाली दल और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने नेता ड्रग्स के धंधे में शामिल हैं और पुलिस उनकी मदद करती है। शशिकांत का कहना है कि सूबे में होने वाले हर चुनाव के दौरान खुलेआम ड्रग्स बांटी जाती है और इस खेल में दोनों पार्टियां शामिल हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार से 1 महीने के भीतर जवाब मांगा है। वहीं कांग्रेस ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। शशिकांत ने एक सनसनीखेज खुलासा यह भी किया कि इस धंधे में खुफिया एजेंसी रॉ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, बीएसएफ और पंजाब पुलिस के कई दागी अफसर भी शामिल हैं। शशिकांत ने हाईकोर्ट को बताया कि खुफिया विभाग का डीजीपी रहते हुए उन्होंने इस धंधे की जानकारी मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शशिकांत हाल ही में डीजीपी जेल के पद से रिटायर हुए हैं। इससे पहले वो राज्य के खुफिया विभाग यानी कि इंटेलिजेंस के डीजीपी रह चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अमृतसर से बीजेपी सांसद नवजोत सिंह सिद्धू को बेवजह सरकार के कामकाज पर टिप्पणी न करने की नसीहत दी है। दिल्ली गैंगरेप केस में दोषियों के वकील एपी सिंह को बार काउंसिल ने नोटिस जारी कर 11 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। सिंह ने कहा था कि अगर उनकी बेटी किसी से रिश्ता बनाती तो पेट्रोल से वो जला देते। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासिन भटकल की एनआईए हिरासत 4 दिन और बढ़ा दी गई है। वहीं एनआईए की टीम तफ्तीश के लिए भटकल को गोवा ले गई है। बीजेपी नेता उमा भारती को पुलिस ने मुजफ्फरनगर जाते वक्त खतौली के पास हिरासत में लिया। पुलिस ने उनसे वापस जाने को कहा, लेकिन वहां पर उमा भारती ने हंगामा किया। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक सरकारी स्कूल के हॉस्टल का खाना खाकर 8 छात्राएं बीमार हो गईं। घटना के बाद से हॉस्टल की वार्डन फरार है। पटना के मगध महिला कॉलेज में एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए लड़कियों से जीन्स, टी शर्ट और स्लीवलेस कपड़े पहनने पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले को लेकर छात्राओं ने काफी नाराजगी जताई है। दिल्ली, एनसीआर और कोलकाता के बाद अब जयपुर के लिए भी मेट्रो की सवारी तैयार है। आज से जयपुर मेट्रो का ट्रायल रन शुरू है। दिल्ली में आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने बड़े उद्योगपतियों के साथ वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के साथ मुलाकात की। बैठक में देश की अर्थव्यवस्था संभालने के उपायों पर चर्चा हुई।
आयात शुल्क बढ़ने के बाद अब सोने के गहने महंगे हो जाएंगे। सरकार ने आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। केरल के कोल्लम में ओणम के अवसर पर मंदिर में बंदरों के लिए भोज का आयोजन किया गया। हर साल होने वाले इस आयोजन को शुभ माना जाता है। उत्तराखंड के कृषि मंत्री हरक सिंह रावत के घर देर रात फायरिंग की वारदात हुई, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। फायरिंग का आरोप कांग्रेस विधायक प्रवण सिंह चैंपियन पर है। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात हरक सिंह रावत के घर नेताओं की दावत थी। चश्मदीदों के मुताबिक दावत के जश्न के दौरान चैंपियन ने 4-5 राउंड गोली चलाई। इस बारे में जब हरक सिंह रावत से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। गोली लगने से जख्मी हुए कांग्रेस नेता विवेकानंद खंडूरी ने भी चुप्पी साधी हुई है। यूपी के आगरा में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की एक फैक्ट्री पर छापा मारकर 7 लोगों को गिरफ्तार किया। 150 हथियार जब्त किए गए। मुंबई के कांदिवली इलाके में लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि तीनों आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। गुवाहाटी में 12 साल की बच्ची से गैंगरेप के आरोप में 5 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया गया। वारदात के वक्त लड़की घर में अकेली थी। लड़की की मां की शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों की सही उम्र का पता लगाने के लिए पुलिस ने हड्डी का टेस्ट कराया है। झारखंड के कोडरमा में एक नाबालिग रेप पीड़ित ने कीटनाशक खाकर जान दे दी। इस छात्रा के साथ 9 सितंबर को इलाके के ही एक शख्स ने बलात्कार किया था। लुधियाना में एक शख्स ने अपनी 35 साल की चचेरी बहन की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आरोपी शख्स फरार है। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती में अमित दहिया के सिल्वर मेडल जीतने के बाद सोनीपत के उनके गांव में जश्न का माहौल है। 55 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में अमित का मुकाबला ईरान के पहलवान से था। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मंगलवार को कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम की तैयारियों का जायजा लिया। नवंबर में यहां भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट खेला जाएगा। आईसीसी की वनडे बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग में विराट कोहली 4थे स्थान पर हैं, जबकि कप्तान धोनी 7वें और रैना 16वें स्थान पर। बात करें गेंदबाजों की तो आईसीसी की रैंकिंग में रविंद्र जडेजा पहले पायदान पर। हालांकि ऑलराउंडरों की सूची में वो एक स्थान फिसलकर 4थे पायदान पर पहुंच गए हैं। दूसरे वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज ए ने भारत ए को 55 रनों से रौंद दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ए ने 279 का लक्ष्य रखा। जवाब में भारतीय टीम 224 पर ढेर हो गई। मंगलवार से शुरू हुए चैंपियंस लीग के पहले क्वालिफायर मैच में न्यूजीलैंड की ओटागा ने फैसलाबाद को 8 विकेट से हरा दिया। ओटागा के लिए ब्रांड मैकलम ने 65 गेंदों पर 83 रन की पारी खेली। दूसरे क्वालिफायर मैच में हैदराबाद सनराइजर्स ने श्रीलंका के तंदूरता मरून्स को आसानी से 8 विकेट से मात दी। सनराइजर्स की तरफ से धवन ने 71 और पार्थिव पटेल ने 52 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया टीम पर्थ स्कॉचर्स के बल्लेबाज शॉन मार्श और तेज गेंदबाज अफ्रोंसो थॉमस चैंपियंस लीग में नहीं खेलेंगे। मार्श चोट के चलते, वहीं पे थॉमस काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए यहां पे प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को आखिरी मैच में हराकर 5 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली है। शानदार शतक जड़ने वाले शेन वॉटसन मैन ऑफ द मैच बने। कप्तान मुशर्रफुर रहीम बांग्लादेश के आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 10वें पायदान पर खिसकने से निराश है। जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को पछाड़ा है। महाराष्ट्र के बल्लेबाज विजय जोल को 4 देशों के टूर्नामेंट के लिए भारत की अंडर 19 टीम का कप्तान बनाया गया। यह टूर्नामेंट विशाखापट्टनम में 23 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच होगा। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ताजा रैंकिंग में अपनी बढ़त और मजबूत कर ली है। स्पेन के राफेल नडाल दूसरे पायदान पर हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि वो भारत के साथ गंभीर बातचीत करना चाहते हैं। हम आपको बताते कि मनमोहन और शरीफ इसी महीने अमेरिका में मिलने वाले हैं। तालिबान के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली मलाला यूसुफजाई को एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपना एम्बेसडर चुन लिया है। अलकायदा के मुखिया एमन अल जवाहिरी ने आतंकियों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। जवाहिरी ने कहा है कि मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों और भीड़ पर हमला न हो। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने एक शख्स को व्हाइट हाउस में पटाखे फेंकने के जुर्म में गिरफ्तार किया। वाशिंगटन ने रियाद में हुई गोलीबारी के कुछ घंटों बाद हुई इस वारदात से सनसनी फैल गई। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने पेरिस में सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस सऊद अल फैसल के साथ मुलाकात की। कैरी सीरिया पर बातचीत के लिए फ्रांस गए थे। जर्मनी के विदेश मंत्री ने सीरिया के खिलाफ कार्रवाई करने की वकालत की है। उनके मुताबिक रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की बात साबित होने के बाद रुख कड़ा करना ही जरूरी था। तुर्की की वायु सीमा में घुसे एक सीरियाई हेलीकॉप्टर को तुर्की के जेट विमान ने मार गिराया। हेलीकॉप्टर के मलबे का वीडियो जारी किया गया। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने कट्टरपंथी जमात नेता अब्दुल कादिर मुल्ला को 1971 के युद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई। इसके पक्ष और विरोध में ढाका में रैलियां हो रही हैं। भारतीय मूल की मिस अमेरिका नीना दावुलूरी ने नस्लीय टिप्पणी करने वालों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो अरब की रहने वाली होती भी तो क्या फर्क पड़ता।
मेक्सिको में आए तूफान में अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। 1958 के बाद यह सबसे बड़ा तूफान है। अमेरिका के कोलोराडो में बाढ़ का कहर बरपा अभी भी यहां पे जारी है। अब तक 19,000 से ज्यादा मकान तबाह हो चुके हैं। लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, लेकिन अभी हजारों लोग बेघर हैं। जापान के क्योटो में आए तूफान में 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान के चलते हजारों लोगों को इलाका खाली करना पड़ा। जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के आसपास जमा पानी को हटाया गया। तूफान के दौरान जमा हुए पानी से रेडियोधर्मी विकिरण फैलने का अंदेशा है। मिस्र के जनरल फतेह अल सीसी को राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने पर राजी करने के लिए एक मुहिम शुरू की गई है। मुहिम कुछ कारोबारियों और पूर्व फौजी अफसरों ने शुरू की है। फिलीपींस में सुरक्षा बलों ने विद्रोहियों के कब्जे से बंधक बनाए करीब 80 लोगों को छुड़ा लिया है। 2 हफ्तों से चली रही ये लड़ाई अब तक 100 से ज्यादा विद्रोहियों को मार चुकी है। चीन के सिचुआन में बने दाओट्रेंग एयरपोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया है। 4,411 मीटर की ऊंचाई पर बना यह एयरपोर्ट दुनिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। चीन के वेनियान में 60 साल की बुजुर्ग महिला को बचाव कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद दलदल से बाहर निकाला। पहले पानी डालकर कीचड़ को पतला किया गया और फिर रस्से से बाहर निकाला गया।